Good morning, everyone. Up to now, what we have discussed? We have discussed about the F1 and F2 generations, and we have discussed all the many things, all the experiments that were done by the Gregor Mendel for on the garden pea plants. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने F1 और F2 जनरेशंस के बारे में पढ़ा है. जैसा कि गार्डन पी प्लांट्स में किसने एक्सपेरिमेंट किया था? ग्रेगर मेंडल ने किया था फॉर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस. और वो प्रोसेस कौन सा चल रहा था? वी आर स्टडिंग अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. एंड इन दैट टॉपिक, और उस टॉपिक में हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हमने F2 जनरेशन का जो रेशियो निकाला था, इट इज 3:1 विद द हेल्प ऑफ पुन्नेट स्क्वायर. हमने जो रेशियो निकाला था 3:1 का, जो पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से निकाला था, वहां तक हमने उसको हमने ये पहला हमने बताया था ना, वी हैव स्टडीड दैट the inheritance or in biology is the first and wonder subject which includes the mathematical logic in it. इनहेरिटेंस का टॉपिक बायो में ऐसा है जहां मैथमेटिक्स के लॉजिक्स भी अप्लाई होते हैं. और तो और कल जो हमने फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो का जो एक्सप्रेशन निकाला था विच इज सिमिलर टू द बायनोमियल एक्सपेंशन फ्रॉम द मैथमेटिक्स, वो इक्वेशन ax + by का होल स्क्वायर के फॉर्म में था. बट अप टू नाउ वी हैव स्टडीड हियर, अब वहां तक हमने देख लिया. ठीक है, फ्रॉम फॉरवर्ड अब हम आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम अप टू नाउ व्हाट हैव डन, वी हैव स्टडीड अबाउट F2 जनरेशन व्हिच वी डन बाय द ग्रेगर मेंडल. ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था? F2 जनरेशन के प्रोजनी में क्रॉस करके F1 जनरेशन के प्रोजनी में सेल्फ पॉलिनेशन करवा के क्रॉस करवा के F2 जनरेशन के प्रोजनीज को किया था. Mendel self-pollinated the F2 plants and found that the dwarf F2 plants continued to generate dwarf plants in F3 and F4 generation. उसके बाद मेंडल ने क्या किया? अभी तक तो सिर्फ F2 जनरेशन तक के रिजल्ट्स को शो किया था, बट along with that उसके साथ ही साथ मेंडल ने और भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. उसने फिर क्या किया? जो F2 जनरेशन के प्लांट्स थे, ड्वार्फ प्लांट्स को फिर से क्रॉस करवा दिया. ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग विद F2 जनरेशंस ड्वार्फ प्लांट, ही फाउंड दैट द F3 एंड F4 जनरेशंस ऑल द प्लांट्स आर ड्वार्फ. उसने क्या किया? F2 जनरेशन की जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं उनमें क्रॉस करवाया, और क्या उसे मिला? जो F3 और F4 जनरेशंस के प्लांट्स थे वो भी उसे डार्क ड्वार्फ नेचर के ही मिले. मीन्स वो टॉलनेस उनमें नहीं रहा, वही सेम जीनोटाइपिक कैरेक्टर उनमें रिपीट हो गया. द डॉर्कनेस इंक्लूड्स विद देम, डॉर्कनेस उनके साथ ही मेंटेन हो गई. और तो और क्या हुआ? ही कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ द डॉर्फ्स आर होमोजाइगस. हमें तो ये तो पता ही था कि जो जीनोटाइप है डॉर्फ कंडीशन का वो क्या है? होमोजाइगस है. मीन्स स्मॉल टी कैरेक्टर होमोजाइगस ड्वार्फ कंडीशन को शो कर रहे थे. सेम कैरेक्टर है, स्मॉल है, इसलिए कंडीशन कैसी है? ये होमोजाइगस है. फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स इट इज क्लियर दैट दो द जीनोटाइपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल expressions, mathematical logics, probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait. अभी तक हमने जितने भी पैराग्राफ्स को स्टडी किया तो उसके बेसिस पे हमें क्या पता चला है कि हम किसी भी प्लांट्स का जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक रेशियो मैथमेटिकल लॉजिक या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसे जनरेट कर सकते हैं. किसे? हम जनरली जो फिनोटाइप में डोमिनेंट ट्रेट है उसको देख के हम जीनोटाइपिक रेशियो का पता लगा सकते हैं. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइपिक कंपोजिशन. हम फिनोटाइपिक रेशियो को तो जान सकते हैं, लेकिन फिनोटाइप का जो जीनोटाइप है, मीन्स जो जीन्स उनके अंदर इंक्लूड हैं, हम उसको पता नहीं लगा पाएंगे, है ना. दैट इज फॉर एग्जाम्पल वेदर ए टाल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. सही है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर जो F1 के प्रोजनीज थे उसमें अगर हमें वो पता करना हो F2 के प्रोजनीज में कि कैपिटल कौन सा प्लांट जो टॉल था उसका जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल T है, कैपिटल T स्मॉल t है, तो हमें पता करना बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन है, बहुत ही डिफिकल्ट केस है. हमें उसे पता करने में बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं. Cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed a tall plant from F2 with a dwarf plant. तो इसी तरह जो F2 के टॉल प्लांट्स के जीनोटाइप को जानने के लिए मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने उस टॉल प्लांट को F2 के टॉल प्लांट को एक डॉर्फ प्लांट से क्रॉस किया, एंड दैट्स वन इज नोन एज द
टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपका बोर्ड पे दिखाया जा रहा है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। इन टिपिकल टेस्ट क्रॉस and genotype is to be determined is crossed with recessive parent instead of self crossing। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो टिपिकल जीनोटाइप होती है उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, उसको पता करने के लिए जो डोमिनेंट फिनोटाइप होती है उसको किससे क्रॉस करते हैं, इस क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। उनमें सेल्फ क्रॉसिंग ना करवा के रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं। मीन जो होमोजाइगस रिसेसिव होते हैं, यहाँ दो होमोजाइगस रिसेसिव को लिया गया, इसका जीनोटाइप क्या है, कैप स्मॉल w एंड स्मॉल w, उसे किससे क्रॉस करवाया जाएगा, एक अननोन फ्लावर से क्रॉस करवाया गया है जिसका दो डोमिनेंट फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप इसका अननोन है और उसका फिनोटाइप कैसा है, वो डोमिनेंट है। उसके पास दो कैरेक्टर्स हैं, एक जीन एक एलील पेयर कैसा है, कैपिटल W है, और दूसरा एलील पेयर कैसा है, कैपिटल W स्मॉल w है। जब होमोजाइगस रिसेसिव से कैपिटल W टाइप ऑफ एलील से क्रॉस हुआ तो कैसे रिजल्ट आए, ऑल फ्लावर्स ऑफ वायलेट, दो कलर्स के फ्लावर लिए गए थे, जो होमोजाइगस रिसेसिव थे वो वाइट थे, बट जो डोमिनेंट फिनोटाइप था, जो अननोन फ्लावर था, वो कैसा था, वो हमारा पर्पल कलर का था, वॉयलेट कलर का था। और जब उसका पर्पल कलर मींस वॉयलेट कलर का क्रॉस कैपिटल W एलील से होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल w से हुआ तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें ऑल फ्लावर्स और वॉयलेट, हमें जितने भी फ्लावर्स मिले वो वॉयलेट मिले। बट इन द अदर केस जहां रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, जहां स्मॉल w थे, उसे अगर हम वॉयलेट फ्लावर के दूसरे एलील से क्रॉस करवाते हैं, मींस कैपिटल W स्मॉल w एलील से क्रॉस करवाते हैं, हमें क्या मिलता है, हाफ वॉयलेट एंड हाफ वाइट फ्लावर्स वहां मिलते हैं। तो हमें इससे क्या रिजल्ट मिलता है, हम अगर फर्स्ट क्रॉस को देखें तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अननोन फ्लावर कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। लेकिन अगर हम सेकंड केस पे देखें, सेकंड क्रॉस पे ध्यान दें, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो अननोन फ्लावर है वो कैसा है, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है। The progenies of such cross can be easily analyzed to predict the genotype of the test organism। और इस तरह के क्रॉस से जो प्रोजनीज होते हैं, मीन्स जो प्लांट्स जनरेट होते हैं, उनको हम बहुत ही अच्छे से ईजिली एनालाइज, उन्हें बहुत ही ईजी मेथड से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके जीनोटाइप को। ठीक है, This diagram shows the result of typical test cross where violet flower capital W is dominant over the white flower small w। और ये क्रॉस हमें क्या दिखा रहा है, इस एक क्रॉस से हमें पता चलता है कि जो वॉयलेट फ्लावर है मींस कैपिटल W है वो डोमिनेंट कंडीशन शो करता है, वहीं जो स्मॉल w है वो रिसेसिव कंडीशन शो कर रहा है, मींस वॉयलेट फ्लावर रिसेसिव कंडीशन को शो कर रहा है। Based on his observations on monohybrid cross, Mendel proposed two general rules to consolidate the understanding of inheritance of monohybrid cross। तो फिर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सारे अभी तक जितने एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए वो कैसे थे, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे। और उन्हीं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ऑब्जर्व करके उन्हें कौन रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करके उन्हें कंक्लूजन क्या निकाला उसने फिर इनहेरिटेंस से जुड़े हुए दो लॉ को दिया, टू जनरल रूल्स along with he proposed two general rules for the monohybrid cross, for the inheritance in monohybrid cross, and today these rules are called the principle of law of inheritance। और आज के समय में हम उन रूल्स को किस नाम से जानते हैं, we know the rules by the name प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हम उन्हें आज के समय में प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, जिसमें पहला उनका जो लॉ था वो क्या था, वो पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, और द सेकेंड लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो उनका पहला लॉ था, मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग दिया था, पहला लॉ किसका था, द फर्स्ट लॉ इज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो पहला लॉ था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करता था, और जो सेकेंड लॉ था वो किसके बारे में था, इट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ ऑफ मेंडल। जो सेकेंड लॉ था मीन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, ये एक ऐसा लॉ था जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हुआ था। मेंडल का यही एक लॉ था, मीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही एक लॉ था जो यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलो तो फिर हम पहले लॉ के बारे में जान लेते हैं कि आखिर लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस ने मेंडल ने 3 पॉइंट्स को सजेस्ट किया। व्हाट आर दिस 3 पॉइंट्स? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट
यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या बताया, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, वो एक डिस्क्रीट यूनिट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, ही नेम देम द फैक्टर, उन्होंने उसको फैक्टर का नाम दिया। फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर, फिर उन्होंने बताया कि जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में मिलते हैं, वो सिंगल में नहीं मिलते, वो पेयर होते हैं, पेयर्ड होते हैं। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट एंड द अदर रिसेसिव। और अगर फैक्टर में डिसिमिलर पेयर्स होंगे, मींस एक डिसिमिलर पेयर मींस दोनों पेयर सिमिलर नहीं होंगे, तो उसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और जो दूसरा कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, वो रिसेसिव होगा। सो दिस 3 पॉइंट्स आर अंडर द लॉ ऑफ डोमिनेंस। The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2। फिर जो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में हम उसका यूज करते हैं कहाँ पे, किसी एक ही पेरेंटल कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए F1 जनरेशन के हम लॉ ऑफ डोमिनेंस का यूज कर सकते हैं। और तो और एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2, और अगर हमें बोथ एक्सप्रेशन जो F2 जनरेशन के दोनों एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करना हो तो वहाँ पे भी हम लॉ ऑफ डोमिनेंस का यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड इन एट द F2। और तो और ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये लॉ जो हमें प्रोपोर्शन जो रेशियो मिला था 3:1 F2 जनरेशन में, उसे भी एक्सप्लेन करता है। द सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो दूसरा लॉ था वो क्या था, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये लॉ इस पे डिपेंड करता है, ये लॉ ये शो करता है कि इस फैक्ट पे डिपेंड था कि जो एलील्स होते हैं उनमें कोई बेंडिंग नहीं शो, ब्लेंडिंग कोई नहीं शो होती, मीन्स कोई इंटरमीडिएट कंडीशंस नहीं शो देखने को मिलती हैं। एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। और दोनों कैरेक्टर, पेरेंट के दोनों कैरेक्टर कहाँ मिलते हैं हमें, F2 जनरेशन में हमें देखने को मिलते हैं। दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 जनरेशन, भले ही उनमें से एक पेरेंटल कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में देखने को न मिले। दो the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factors। भले ही क्या कह रहा है फिर कि भले ही पेरेंट में दो एलील्स थे, ठीक है, फिर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, हर जो फैक्टर या एलील होते हैं जो पेयरिंग में होते हैं वो सेग्रीगेट मींस सेपरेट हो जाते हैं और हर एक गैमेट के पास सिर्फ एक कैरेक्टर मौजूद रहता है कि नहीं। अगर दो कैरेक्टर्स मौजूद हैं पेरेंट के पास तो उससे दो गैमेट्स फॉर्म होंगे, एक कैरेक्टर एक गैमेट के पास होगा, दूसरा कैरेक्टर दूसरे गैमेट के पास होगा, एंड रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। और हर एक गैमेट सिर्फ एक ही फैक्टर को मिलेगा, एक ही फैक्टर रिसीव करेगा दोनों में से, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ऑफ क्या उसके साथ क्या होगा, ऑफ कोर्स होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर। और तो क्या होगा, जो होमोजाइगस प्लांट्स होंगे, होमोजाइगस कैसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे जिसके सारे गैमेट्स सिमिलर होंगे। वहीं हेटेरोजाइगस प्लांट्स कैसा गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, हेटेरोजाइगस प्लांट्स ऐसा गैमेट प्रोड्यूस करेंगे जिसमें सारे के सारे गैमेट्स क्या होंगे, वो डिसिमिलर होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। एंड ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन, और हर एक के पास एक ही एलील मौजूद होगा इक्वल प्रोपोर्शन के साथ। अंडर द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर दो पॉइंट्स आते हैं, पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और दूसरा है कोडोमिनेंस का। कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच इज कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या हुआ, जब मेंडल ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे कर लिए और फिर वही सेम एक्सपेरिमेंट जब अदर प्लांट्स पे रिपीट किए गए। फॉर एग्जांपल एक प्लांट का नेम यहाँ दिया हुआ है, डेट इज अ डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन और एंथ्रीनियम स्पीसीज। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्या हुआ था,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस इस केस में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन के केस में बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है। क्या होता है, स्नैपड्रैगन के प्लांट को कंसिस्टिंग ऑफ 2 फ्लावर्स, पेरेंटल जनरेशन में 2 फ्लावर्स को लिया जाता है। एक रेड फ्लावर होता है जिसके जीन्स के एलील्स क्या होते हैं, कैपिटल, और दूसरा व्हाइट फ्लावर होता है जिसके एलील्स क्या होते हैं, स्मॉलर। जब उनमें क्रॉस करवाया जाता है तो जो F1 जनरेशन में मिलती है उसमें हमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है कि all the plants in all the flowers in the F1 generation is consist of pink color and of the genotype capital R and small r। फिर क्या होता है, जो पेरेंटल में जो F1 जनरेशन में हमें प्रोजेनिस मिलते हैं वो पेरेंटल से टोटली डिफरेंट होते हैं, पूरी तरह से अलग होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स में हमें रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे, बट जो हमें F1 जनरेशन में मिले हैं वो पिंक कलर के फ्लावर्स देखने को मिले हैं। और फिर जब पिंक कलर के फ्लावर को क्रॉस किया गया, आपस में सेल्फ पॉलिनेट करके क्रॉस किया गया, तो फिर जो F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला, हमें एक फ्लावर रेड देखने को मिला, 2 फ्लावर्स पिंक देखने को मिला और एक फ्लावर व्हाइट देखने को मिला। मींस 1:2:1 का रेशियो तो देखने को मिला, लेकिन जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो चेंज हो गया। वो कैसे चेंज हो गया, रेड:पिंक:व्हाइट हो गया। एक पिंक कलर, एक नया कलर देखने को मिला है ना। और इसी तरह ये क्या दिखा रहा है, ये कंडीशन दिखा रहा है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। मीन्स यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल आप पूरी तरह से अपने आप को स्मॉल और के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ जो कैपिटल आर था डोमिनेंट कैरेक्टर, स्मॉल और रिसेसिव कैरेक्टर है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो कैपिटल आर था मीन्स जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया, अपने आप को रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया। तो अब फिर हम क्या करेंगे, अब हमें क्या समझना होगा, अब हमें डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आखिर डोमिनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट पे डोमिनेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, आखिर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कंडीशन क्यों आई। टू एक्सप्लेन अबाउट टू गेट द क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है डोमिनेंस का तो हमें क्या करना होगा, एवरी जीन as you know by now, every gene as you know by now contains the information to express a particular character। अभी तक आप जितने भी जीन्स के बारे में जानते हो, ठीक है, वो क्या शो करते हैं, वो एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को ही शो करते हैं। shows a particular character or trait in a diploid organism there are 2 copies of each gene that is as a pair of alleles। लेकिन नहीं, अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके पास एक पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, मीन्स 2 कॉपीज होती हैं जीन्स की, एक पेयर ऑफ एलील्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, है ना। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन ए हेटेरोजाइगस, और हो सकता है कि दोनों जीन्स होते हैं वो सिमिलर ना हो, आइडेंटिकल ना हो, वो क्या हेटेरोजाइगोट कंडीशन को शो कर रहे हो। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इज has undergone about which you will read further on in the next chapter। हो सकता है कि वो जो उसमें से एक एलील हो वो कुछ चेंजिंग शो कर रहा हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए हो, वो कुछ चेंजेस की ड्यूरेशन में गया हो और इसी वजह से उनमें कुछ मॉडिफिकेशन आ गया हो विच मॉडिफाइड द इंफॉर्मेशन दैट पार्टिकुलर एलील कंटेंट। और उस चेंजेस की वजह से क्या हो सकता है, जो पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन वो कंटेन करता है वो मॉडिफाई हो गया हो, उसके चेंजेस की वजह से, वेरिएशंस की वजह से उसमें मॉडिफिकेशन आ गई हो। So let's take the example of a gene that contains the information for producing an enzyme। चलो तो फिर से एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम एक ऐसा जीन के एग्जाम्पल लेते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो एक सिंपल एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए एग्जाम्पल हो। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन्स। अब यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ उस जीन के 2 कॉपीज होंगे, है ना। द 2 एलील्स फॉर्म्स, इसीलिए जब 2 कॉपीज होंगे तो फिर 2 एलील्स भी फॉर्म होंगे। लेट अस एज्यूम that the normal allele produces the normal enzyme that is needed for the transformation of substrate F। चलो मान लेते हैं कि जो नॉर्मल एलील है वो क्या करता है, वो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जो कि किसके लिए जरूरी है, जो कि सबस्ट्रेट S के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है नॉर्मली वे में। थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलील
could be responsible for the production of, अगर और इसी बेसिस पे हम मान सकते हैं कि जो मॉडिफाइड एलील होगा वो किसके लिए किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल और लेस इफिशिएंट इंजाइम। हो सकता है कि जो इंजाइम मॉडिफाइड हुआ हो उसमें एलील की वजह से जो मॉडिफिकेशन हुआ हो उसकी वजह से इंजाइम जो हो वो लेस इफेक्टिव हो जाए या वो लेस इफिशिएंट हो जाए इंजाइम। दूसरा क्या हो सकता है, नॉन फंक्शनल इंजाइम, हो सकता है वो इंजाइम को फंक्शनलेस बना दे, नॉन फंक्शनल नेचर दे दे, या नो इंजाइम एट ऑल, या हो सकता है कि उसमें मॉडिफिकेशन, उस एलील में मॉडिफिकेशन की वजह से कोई इंजाइम ही ना बने। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। अगर हम पहले केस की बात करें तो वहाँ क्या है, वहाँ जो मॉडिफाइड एलील है वो एक इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड एलील के, वो बराबर है, डेट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप ट्रेट। क्या मतलब इसका, कि वो उसी फिनोटाइप उसी ट्रेट को वो रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा, प्रोड्यूस करेगा। डेट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ एस, मीन्स क्या करेगा, वो सबस्ट्रेट एस के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन, और इस तरह के इक्विवेलेंट एलील के पेयर जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं, कॉमन नेचर में हमें देखने को मिलते हैं। बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस ए नॉन फंक्शनल इंजाइम और नो इंजाइम, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड केस है जिसमें अगर मॉडिफिकेशन की वजह से एलील अगर नॉन फंक्शनल इंजाइम या किसी इंजाइम को प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, तब क्या होगा, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। तो उससे क्या होगा, जो उससे जो फिनोटाइप होगा वो ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, उस पर बहुत ही असर पड़ेगा। द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। तो फिर जो फिनोटाइप ट्रेट होगा, फिनोटाइप होगा, जो कैरेक्टर होगा वो किस पे डिपेंड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। फिर वो सिर्फ और सिर्फ उस किस पे डिपेंड करेगा, उस अनमॉडिफाइड एलील के फंक्शन पे ही डिपेंड करेगा। द अनमॉडिफाइड मीन्स फंक्शनिंग एलील, जो फंक्शनिंग एलील होता है इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ रहता है, विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल जीनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील। तो फिर यहाँ क्या होगा, जो ओरिजिनल जीनोटाइप होगा जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ होता है, वो जो एलील होगा वो क्या, वो डोमिनेंट एलील को शो करेगा, और जो मॉडिफाइड एलील होगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, वो रिसेसिव एलील मीन्स रिसेसिव कैरेक्टर में बदल जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, वो रिसेसिव हो जाएगा, और जो नॉर्मल जो था, जो अनमॉडिफाइड एलील था, वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करने लगेगा। Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. तो इसी वजह से हम जो ऊपर एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया उसमें हम क्या समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि जो नॉन फंक्शनल एंजाइम है ये वो क्या है, वो रेसेसिव ट्रेट है। जो नॉन फंक्शनल एंजाइम हमें देखने को मिला ऊपर के एग्जाम्पल में क्या है, वो रेसेसिव ट्रेट है, और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, क्योंकि उसमें नॉन एंजाइम मीन्स जो मॉडिफाइड वो था, मॉडिफाइड एंजाइम था, मॉडिफाइड एलील की वजह से जो एंजाइम, जो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना या एंजाइम बना ही नहीं, वो कैसा ट्रेट शो करेगा, इट विल शो द रिसेसिव ट्रेट, और इसी कैरेक्टर को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जान सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ कोडोमिनेंस। जो दूसरा पॉइंट है वो किसके बारे में है, वो है कोडोमिनेंस के बारे में। The second point under the law of segregation is the point of codominance। ये क्या कैरेक्टर है, ये कोडोमिनेंस को शो करेगा। क्या होता है, हमें कोडोमिनेंस को समझने के लिए अंडरस्टूड F1 जनरेशन रिवर्स टू बोथ पॉइंट। A good example is of different types of red blood cells that determine ABO blood group in human beings। अगर हमें कोडोमिनेंस को समझना है तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जो ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें, एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल बाय द जीन आई। एबीओ ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इट इज कंट्रोल बाय द जीन आई। वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इट इज कंट्रोल बाय द जीन आई। जीन आई द्वारा वो रेगुलेट किया जाता है। और क्या होता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आरबीसी का, उसके पास कुछ शुगर पॉलीमर्स होते हैं। क्या करते हैं, डेट प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स सरफेस। वो कहाँ से बनते हैं, वो उसके सरफेस पे बने रहते हैं। एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल बाय द जीन, और जैसा जैसा शुगर होगा वो उसी तरह के जीन से कंट्रोल किया जाता है। अंडरस्टूड। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, सॉरी
कंट्रोल्ड बाय द जीन। द जीन आई हैज 3 एलील्स। ये जो जीन आई है इसके पास 3 एलील्स हैं। कौन कौन से हैं? आई ए, ये जीन आई के पास 3 एलील्स हैं, आई ए, आई बी एंड आई। जीन आई के पास कितने एलील्स हैं? 3 एलील्स हैं। द एलील्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर व्हाइल एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। इसमें जो आई ए और आई बी एलील है ये थोड़ा अलग टाइप के शुगर को प्रोड्यूस करते हैं वही, लेकिन जो आई है, स्मॉल आई एलील है, वो कोई शुगर को नहीं प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर्स बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन possesses any 2 of these 3 आई जीन एलील्स। क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं क्या है, वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, इसीलिए हर एक पर्सन में दो एनी 2 ऑफ द 3, तीनों में से कोई 2 एलील जरूर मौजूद होते हैं आई जीन के। वो हो सकते हैं आई ए हो सकते हैं या आई बी हो सकते हैं, आर कम्प्लीटली डोमिनेट ओवर आई। और हो सकता है कि जो आई ए और आई बी होते हैं एलील, ये क्या होते हैं? ये कम्प्लीटली डोमिनेट होते हैं किसके ऊपर? ये स्मॉल आई के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। इन अदर वर्ड्स when IA and I are present only IA expresses। अगर हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर किसी ह्यूमन में IA और I ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो वो क्या सिर्फ IA को शो करेगा। वहीं अगर किसी ह्यूमन में IB और I दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ IB को शो करेगा। लेकिन अगर किसी ह्यूमन में IA और IB ये दोनों पाए जाते हैं किसी पर्सन में, तो वो क्या वो दोनों कैरेक्टर को शो करेंगे। मीन्स आई ए और आई बी उनमें दोनों कैरेक्टर देखने को इक्वल अमाउंट में देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड? बट व्हेन आई एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेसेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। लेकिन जब आई ए और आई बी प्रेजेंट होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो अपने दोनों टाइप के शुगर्स को प्रोड्यूस दिखाते हैं, उसको शो करते हैं, और इसीलिए इसी कंडीशन को हम कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। द कंडीशन ऑफ शोइंग ऑफ बोथ द शुगर्स बाय आई एंड आई बी आर नोन एज कोडोमिनेंस। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, यहाँ 3 अलग अलग तरह के एलील्स हैं, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलील्स दैट आर पॉसिबल। इसीलिए इन 3 एलील्स की वजह से 6 तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, विच में भी आई ए आई ए, आई ए आई बी, आई ए आई सॉरी स्मॉल आई, एंड आई बी आई ए, आई बी एंड आई बी स्मॉल आई। ये किस ब्लड ग्रुप को शो करेगा? ए, ये ए बी, ये ए, ये ए बी, ये बी, ये बी। और अगर किसी में आई और स्मॉल आई हो तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप शो करेगा? ये ओ ब्लड ग्रुप को शो करेगा। सो एंड देयरफॉर ए टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन ब्लड एबीओ ब्लड टाइप इज शोन हियर। और इसी वजह से पूरे 6 तरह के अलग अलग जीनोटाइप देखने को मिलते हैं ह्यूमन के एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में। सो अप टू नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द law of segregation, in which we studied about the incomplete dominance and a light touch up of codominance. So that's all for today. Thank you very much.